हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं वक्फ अधिनियम के कानून बनने की चर्चा करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में जो इसको चुनौती मिली उस पर चर्चा करूंगा। दरअसल उम्मीद नाम से भारत सरकार ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट यानी असाधारण गजट में इसका प्रकाशन कर दिया। आप सभी लोगों को पता है, कोई भी विधेयक जो पहले प्रपोजल के रूप में मंत्रालय में आता है, जैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसे प्रस्तुत किया था, तो उनके मंत्रालय में ये पहले प्रस्ताव के रूप में आया। फिर उसके बाद से कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। फिर इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद से चूंकि साधारण विधेयक था तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे एग्जामिन किया। इसमें से 44 प्रस्ताव खारिज कर दिए। केवल 14 प्रस्ताव, यानी रूलिंग पार्टी के जो घटक दल थे, 14 प्रस्ताव से इसको स्वीकार किया। उसके बाद से संसद के दोनों सदनों में इसे पारित किया गया। पहले विरोधी दलों को उम्मीद थी कि भाई जेडीयू और टीडीपी इस पर अपना अपना मत अलग करेंगे, जिससे कि ये बिल गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विरोधी दलों के आशा पर पानी फिर गया। फिर संसद के दोनों सदनों में इसे पारित किया गया। अमित शाह का जोरदार भाषण आप सभी लोगों को याद होगा। सुधांशु त्रिवेदी एंड अदर्स ने भी इस पर खूब जम करके विपक्षी दलों को धोया या घेरा। उनके पास बहुत सारे चीज़ों का जवाब ही नहीं था। उसके बाद से ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया। महामहिम राष्ट्रपति के सिग्नेचर या एसेंट देने के बाद, सिग्नेचर करने या एसेंट देने के बाद, यानी इस पर हस्ताक्षर करने या अपनी मंजूरी देने के बाद यह अधिनियम बन गया। इसके बाद से भारत सरकार ने असाधारण राजपत्र में इसका प्रकाशन भी आज कर दिए थोड़ी देर पहले, जिससे यह एक कानून बन गया। इसका नाम उम्मीद UMEED रखा गया है, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म हुआ उम्मीद का। इसमें यू से मतलब यूनिफाइड से है और एम से मतलब मैनेजमेंट से है। यूनिफाइड ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, वक्फ शब्द को इसमें छोड़ दिया गया है। और डबल ई है, तो एक ई से एफिशिएंसी है, एक ई से एम्पावरमेंट है, और डी से मतलब डेवलपमेंट है। दूसरे शब्दों में सरकार ने ये क्लेम किया है भाई इससे गरीब मुसलमानों, खास करके पसमानदा मुसलमानों में 73% जो गरीब लोग हैं, उनका इससे कल्याण होगा। अशरफ और पसमानदा आप सभी लोगों को पता है, दो तरह के मुसलमान होते हैं। अशरफ जनरली बड़े मुसलमान होते हैं जिसमें खान पठान वगैरह आते हैं, और पसमानदा मुसलमान छोटे मुसलमान होते हैं जिसमें जुलाहे वगैरह आते हैं। जुलाहे सिद्दीकी या अरशद जैसे लोग इसमें आते हैं। सरकार का कहना है कि उसमें मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों को भी उसने इसमें जगह दिया है, इसीलिए इसका संशोधन जरूरी था। दूसरे शब्द 1995 का जो अधिनियम था 2013 में संशोधित करके उसे और मुसलमानों के पक्ष में बनाया गया। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, ये इनइक्वल है, और इस वजह से इसे इक्वल बनाना जरूरी है। दूसरे शब्दों में रिपील करने वजह इसका संशोधन जरूरी, चूँकि रिपील करने से जो अब तक इसके अंतर्गत कारनामे हो चुके हैं वो वैध माने जाएंगे। इस वजह से इसमें संशोधन जरूरी है, तो इसे संशोधित किया गया है। विरोधी दलों का आरोप है कि भाई राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य और नागरिक के बीच की सीमा रेखा को ख़त्म कर दिया है। दूसरे शब्दों में वक्फ संशोधन विधेयक के द्वारा केंद्र सरकार ने यह कोशिश किया है कि भाई इसमें, यानी मुसलमानों के वक्फ मैनेजमेंट में या राज्य स्तर वक्फ बोर्ड में और केंद्र स्तर वक्फ काउंसिल में, तो गैर मुस्लिम का बोर्ड में होना ये बताता है कि केंद्र सरकार ने धार्मिक भावना को आहत किया है। भाई यही बात उन्होंने हिंदू धर्म या अन्य धर्म में क्यों नहीं रखी।
आज सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। जमीयत उलेमा के तरफ से या जमीयत हिंद की तरफ से अरशद मदनी ने इस प्रस्ताव को, 6 लोगों ने इसमें ये किया, याचिका दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जमीयत हिंद प्रमुख है। जमीयत हिंद की ओर से कपिल सिब्बल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब से ये निवेदन करते हुए देखे गए कि भाई आप इस पर जल्दी से जल्दी कोई फैसला लीजिए, चूँकि ये बहुत अर्जेंट है। तो संजीव खन्ना ने मौखिक रूप से सहमति प्रदान कर दी, भाई वो इस पर विचार करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि दो ही स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, या राज्य और केंद्र का झगड़ा हो, या राज्यों का आपस में झगड़ा हो, दूसरे शब्दों में कोई फेडरल मैटर हो। उसके समाधान के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें जिस आधार पर ये इसको चुनौती दी जा रही है, उसमें अनुच्छेद 25 और 26 प्रमुख हैं। जो एक 25 जो है वो रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है, और 26 इसके प्रमोशन या संवर्धन के लिए चल अचल संपत्ति एक्वायर करने, उसके प्रबंध करने से संबंधित है। लेकिन उसमें ये बात कही गई है, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार चल अचल संपत्ति का प्रबंधन जरूरी होगा। तो सरकारी संपत्ति पर तो ये वक्फ अधिनियम जो पहले लागू होता था वो अब लागू ही नहीं होगा, वो पिछले प्रभाव से ही लागू नहीं होगा। शेष में पिछला प्रभाव समाप्त कर दिया गया है, यानी अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में कब तक लटकेगा ये मामला, तुरंत इस पर फैसला आ गया तो देखने वाली बात होगी। लेकिन संजीव खन्ना साहब ने अगर इसको लिस्ट करने की वकालत किया है, तो यानी इसको सूचीबद्ध किया जाएगा, ऐसा कहा उन्होंने। वो सूचीबद्ध होगा, चूँकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, उनके कथनानुसार यह सूचीबद्ध होगा ही। असदुद्दीन ओवैसी जो AIM के प्रमुख हैं, उन्होंने भी याचिका लगाई है। उधर जावेद जावेद अहमद या जावेद अंसारी किशनगंज से कांग्रेसी सांसद हैं, उन्होंने भी इसमें याचिका लगाई है। बहुत सारे लोग, यानी 6 याचिकाएँ इसमें पड़ी हैं। उनके तरफ से शायद AIM के तरफ से कोई पासा साहब हैं, वो इसको देखेंगे, यानी कोई मुस्लिम है, वही इसको देखेंगे। हो सकता है महमूद प्राचा हो या कोई और सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, वो इसको देखेंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। कल आपको इसके निटी-ग्रिटी को समझाया था। अनुच्छेद 25 के तहत आप तभी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिलीजियस फ्रीडम के तहत, कि जब कोई एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, जिससे एक फेथ से लोग जुड़े हों जिसमें, तभी जा कर के आप इसे चुनौती दे सकते हैं। इन लोगों ने जो दलील दिया है कि वक्फ अल्लाह को दी गई जो भूमि है वह वास्तव में धार्मिक है, दूसरे शब्दों में धर्म से जुड़ी हुई है। तो अगर धर्म से जुड़ी हुई है, धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह जाएगा? बहुत सारे प्रश्न उठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इसे सुनने के बाद खारिज भी कर सकता है। एडमिट तो करना पड़ेगा अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, चूँकि अनुच्छेद 32 के तहत अम्बेडकर साहब का कहना है, न्याय सर सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाने को भी फंडामेंटल राइट्स उन्होंने बना दिया था अनुच्छेद 32 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट को अन्य पिटीशन की तरह से इसे खारिज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, उसे एडमिट करना ही करना पड़ेगा अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का मामला है। लेकिन फैसला भी वो इसी के पक्ष में देगा, ऐसी बात नहीं हो। एडमिट करने के बाद उसे वो खारिज भी कर सकता है। अधिक से अधिक केंद्र सरकार के लिए थोड़ी झुंझलाहट हो सकती है, नोटिस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, भाई आप अपना पक्ष रखिए, या इन्होंने कोई इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पहले से कोई याचिका लगा रखी हो, या सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के विरुद्ध ये जाएं, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी इसमें ये कैसे सरकार कैसे अपना बचाव करती है, कैसे अपना पक्ष प्रस्तुत करती है, ये देखना आवश्यक होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तब उसके बाद से इस पर और बहस की जा सकती है।
बहरहाल अभी तो यही स्पष्ट लग रहा है कि 6 जिन लोगों ने इसमें याचिका लगाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करेगा और उनसे पूछेगा कि भाई आपने ये जो संशोधन किया है किस आधार पर किया है और क्यों किया है। यानी आप एक धर्म विशेष के मामले में हस्तक्षेप दे रहे हैं या वास्तव में कोई न्याय कर रहे हैं। तो सरकार भी अपना जवाब तैयार कर ही रही होगी, ऐसा थोड़ा ही सरकार बैठी रही होगी। उसके पास भी अटॉर्नी जनरल है रमनी साहब, और उसके पास भी सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जैसे लोग। तुषार मेहता ही ज़्यादा चांस है बहस करेंगे। हो सकता है कि रमनी साहब भी इसमें कुछ अपना बहस करें। साउथ इंडिया के हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते ही हैं। देखना है कि भाई वो कैसे बहस या तुषार मेहता को समझाते हैं। ये सब बातें गर्भ में हैं भविष्य के, और जैसे होगा वैसे आपको डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।